नमस्कार साथियों, मैं सत्येंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेआरएस एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, जो कि 2025 और 2026 सेशन के लिए होगा। और ये जो फिजिक्स है, वो आपका एनसीईआरटी बेस्ड होगा, अर्थात एनसीईआरटी पर आधारित होगा। अगर हम यहाँ पर देखें कि ये जो हम क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ेंगे बच्चा, ये एनसीईआरटी पर आधारित होगा। और इसके अंतर्गत आप सबसे ज़्यादा स्पेशली जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा किफ़ायती रहेगा। अगर देखा जाए तो कुछ जो बोर्ड है, हिंदी माध्यम के जो बोर्ड है, जैसे बिहार बोर्ड होता है, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, झारखंड, ये सब या राजस्थान, इन सब बोर्ड के स्टूडेंट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर स्पेशली यूपी बोर्ड के बच्चों को फोकस करके हम लोग यहाँ पर देखेंगे। हम लोग बच्चा अगर देखें, जो क्लास 12th की फिजिक्स है, आप जानते हैं जो फिजिक्स है वो आपका 2 पार्ट में होता है, जिसे हम लोग कहते हैं भौतिक विज्ञान। और ये जो भौतिक विज्ञान होता है, ये 2 पार्ट में होता है, जिसे हम लोग कहते हैं एक फर्स्ट फिजिक्स होता है और एक फिजिक्स सेकंड। एक फिजिक्स फर्स्ट होता है और एक फिजिक्स सेकंड होता है। फिजिक्स सेकंड, ठीक है ना? अब यहाँ पर फिजिक्स सेकंड और फर्स्ट, जैसा कि आप जानते हैं 35 नंबर का ये होता है, 35 नंबर का ये होता है। टोटल 70 मार्क्स के होते हैं पेपर, जिसमें 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल होता है। इसका मतलब टोटल कितना हो गया? 100 नंबर। तो आज हम लोग यहाँ पे जो टॉपिक शुरू करेंगे, वो आपका फर्स्ट फिजिक्स का पहला यूनिट हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहीं से फिजिक्स की शुरुआत होती है और हम लोग बिल्कुल बेसिक से सारे क्वेश्चन को देखते चलेंगे और एक-एक टॉपिक को क्लियर करते चलेंगे। जो यहाँ पर बच्चा बात करें, जो पहला यूनिट है हम लोगों का, ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। जो फर्स्ट यूनिट है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चा, जो पहला यूनिट है, यूनिट 1, ये आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसे हम लोग कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी। अब स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत अगर देखा जाए बच्चा, तो यहाँ पर हम लोग 2 चैप्टर पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर देखें, तो पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है ना? तो ये क्या है? ये आपका पहला चैप्टर है। अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये आपका पहला चैप्टर है, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। और इसमें बच्चा हम लोग पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आवेश के बारे में, चार्ज क्या होता है। दूसरा नंबर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे आवेश के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। आवेश क्या होता है, आवेश की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है ना? ये सब पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, ठीक है? कूलाम का नियम हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण। और इसके कारण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय। और गॉस का प्रमेय के बाद हम लोग पढ़ेंगे गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। मतलब कि जो गॉस का प्रमेय है, इसका अनुप्रयोग भी, जो एप्लीकेशन है, यहाँ से हम लोग देखेंगे। तो ये अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है। ऐसे बच्चा यहाँ पर बात देखा जाए तो जो दूसरा चैप्टर है वो क्या है? तो एनसीईआरटी का जो सेकंड चैप्टर है, वो है वैद्युत विभव, वैद्युत विभव तथा धारिता, तथा धारिता,
वैद्युत विभव तथा धारिता। तो यहाँ से ये सेकंड चैप्टर है। तो यहाँ से देखा जाए, अगर देखा जाए प्राइवेट बुक के हिसाब से देखा जाए तो बच्चा ये 1-2 के दोनों सेपरेट चैप्टर हैं और बहुत बड़ा टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए बच्चा कि जो ये आपके दोनों चैप्टर हैं, ये पूरे फिजिक्स का बेस है। यहीं से क्लियर होता है कि अगर ये आपका 2 चैप्टर बहुत स्ट्रांग हो गया, अच्छे से मजबूत हो गया, तो यहाँ से आपको फिजिक्स में जो दिक्कतें हैं वो बहुत कम आएँगी, ठीक है ना? तो हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे, जो हम लोगों का चैप्टर है बच्चा जिसका नाम क्या है? वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। यही चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या होता है वैद्युत, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। लेकिन बच्चा अगर हम यहाँ पर बात करें कि सबसे पहले जो हम लोगों ने यहाँ पर जो यूनिट देखा है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर अगर चर्चा करें कि ये स्थिर विद्युत्की है क्या, पहले तो यूनिट के बारे में ही हम लोग जान लें कि ये यूनिट क्या होता है। हम किसे कहेंगे स्थिर विद्युत्की, ठीक है ना? स्थिर विद्युत्की किसे कहेंगे ये हमें सबसे पहले देखना है। तो आइए देखिए बच्चा, अगर फिजिक्स में देखा जाए तो फिजिक्स में बहुत सारी ब्रांचेस हम लोगों को देखने को मिलती हैं, बहुत सारी शाखाएं हम लोगों को देखने को मिलती हैं, ठीक है? तो उसी फिजिक्स का एक ये भी ब्रांच होता है, लेकिन अब इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? भाई फिजिक्स के जो ब्रांचेस होते हैं, जो शाखाएं होती हैं, उनमें अलग-अलग चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना? जैसे ऊष्मागतिकी, इसमें ताप के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, ऊष्मा के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है ना? जैसे फ्लूइड आपका तरल यांत्रिकी है, हम उसमें तरल या उनके प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये आपका एक मतलब फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच होता है, जिसमें हम चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो देखो इलेक्ट्रो का यहाँ सीधा मतलब होता है चार्ज से और स्टैटिक का सीधा मतलब होता है रेस्ट। स्टैटिक का मतलब रेस्ट। तो हम लोग यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम चार्ज का तो अध्ययन करते हैं, लेकिन वो कैसा चार्ज जो रुका हुआ होता है, जो विराम में होता है, जो स्टैटिक चार्ज होता है या जो चार्ज रेस्ट में होता है। हम लोग कह सकते हैं स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। एट रेस्ट इसका मतलब क्या है कि विराम आवेश का अध्ययन। विराम आवेश का अध्ययन। तो हम लोग कह सकते हैं बच्चा, विराम आवेश का जो अध्ययन होता है, भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें विराम आवेश का अध्ययन किया जाता है, वो आपका कहलाता है स्थिर वैद्युतिकी। लेकिन क्या यही परफेक्ट परिभाषा होगा? नहीं। तो हम लोग यहाँ पर जब बात करेंगे तो विराम आवेश और उस विराम आवेश का क्या प्रभाव हो सकता है, ठीक है ना? तो वो विराम आवेश के द्वारा बल उत्पन्न होता है, उसके द्वारा क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसके द्वारा एनर्जी का निर्माण होता है, ठीक है ना? जिसे हम लोग पोटेंशियल के नाम से भी हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो हम इसका जो परफेक्ट डिफिनीशन है बच्चा, वो क्या लिखेंगे? तो हम लोग लिख सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, यहाँ पर लिखेंगे भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों द्वारा स्थिर आवेशों स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न बलों उत्पन्न बलों कामा क्षेत्रों, मतलब वो जो आवेश फील्ड जनरेट करेंगे उनके बारे में, बलों कामा क्षेत्रों तथा तथा विभव का अध्ययन किया जाता है का अध्ययन किया जाता है किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। तो ये क्या है बच्चा? ये स्थिर वैद्युतिकी का क्या है? ये डिफिनीशन है
और ये आपसे यूपी बोर्ड में 1-2 बार पूछा भी गया है कि स्थिविद्युत को परिभाषित कीजिए। तो आप यहाँ से अगर आ जाए तो इसके बारे में आप लिख भी सकते हैं। ठीक है ना बच्चा? अच्छा, अब एक बात ध्यान दीजिएगा बच्चा, यहाँ पे हम लोग कुछ अदर पॉइंट देखते हैं कि अगर हमारा देखो जो चार्ज होता है, चार्ज को हम लोग बच्चा क्या कहेंगे? आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आवेश कहते हैं। चार्ज को हम लोग आवेश कहते हैं। अब ये आवेश किन-किन कंडीशन में हो सकता है? क्या आवेश हमेशा रेस्ट में ही होता है? नहीं बच्चा। आवेश हम एक आवेश का स्टडी हम कब करेंगे? जब आवेश रेस्ट में होगा। इसका मतलब आवेश कहाँ रहेगा? विराम में। ठीक है ना? जब आवेश विराम में होगा तो उसका जो वेग होगा बच्चा, उस आवेश का अगर आवेश विराम में है तो उसका जो वेग होगा वो क्या होगा? 0 होगा। उसके अंदर जो त्वरण होगा वो भी क्या होगा? 0, क्योंकि जब वेग ही 0 है तो त्वरण ही 0 रहेगा, ज़ाहिर-सी बात है। त्वरण क्या करता है? हमेशा किसी भी वस्तु के वेग को बढ़ाता है या घटाता है। ठीक है ना? ये। अगर आपका ध्यान दीजिएगा, अगर आपका यहाँ पे बच्चा जो आवेश अगर रेस्ट में है, अगर आवेश रेस्ट में है, तो वो केवल और केवल एक प्रकार का क्षेत्र का निर्माण करता है, जिसे हम लोग कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। तो जो रेस्ट चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रिक फ़ील्ड का बच्चा क्या करता है? निर्माण करता है, वैद्युत क्षेत्र का, केवल और केवल वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो रुका हुआ आवेश होता है बच्चा, जो विराम आवेश होता है, वो केवल और केवल वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है, इलेक्ट्रिक फ़ील्ड का निर्माण करता है। ठीक है ना? अब अगर आवेश चलना शुरू कर दे, तो भाई 2 कंडीशन है। जैसे आवेश चलना शुरू करेगा तो उसमें 2 चीज़ें हों एक चीज़ होगी। क्या? कि उसमें वेलोसिटी आ जाएगी, उसमें वेग आ जाएगा। भाई ज़ाहिर-सी बात है, जब भी कोई चीज़ रुका हुआ होता है सॉरी बेटा, अगर कोई चीज़ रुका हुआ होता है 1 मिनट रुकिएगा तो। चलिए बेटा देखिए, अगर कोई चीज़ रुका हुआ होता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसका जो वेग होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। लेकिन अगर बच्चा कोई वस्तु अगर चलना शुरू कर दिया, गति शुरू कर दिया, तो उसमें क्या हो जाएगा? उसका वेग अब शून्य नहीं रहेगा। इसका मतलब कि अगर हम बात करें, चार्ज हमारा क्या हो जाए? चार्ज हमारा मोशन में आ जाए, ठीक है ना? चार्ज जो हमारा है, जो आवेश है, वो किस कंडीशन में आ जाए? मोशन में आ जाए बेटा। मोशन में आ जाए, इसका मतलब वो क्या करने लगा? गति करने लगा। ठीक है ना? अब बच्चा कोई भी चीज़ जब गति करता है, तो वो 2 कंडीशन में गति करता है। ठीक है ना? जब कोई भी चीज़ गति करता है, वो 2 कंडीशन में गति करता है। या तो जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या हो? कांस्टेंट हो, या तो वो अपना लगातार वेग को परिवर्तित कर रहा हो, चेंज कर रहा हो। ठीक है ना? अब चेंज करने का मतलब बच्चा क्या है? कि या तो वेग को वो बढ़ा रहा हो, या तो वेग को घटा रहा हो। देखो दोनों कंडीशन हो सकता है। तो हम यहाँ पर पहले ये देख के चलेंगे कि जो आवेश है, जो चार्ज है, वो क्या है? वो मोशन में है। अगर मोशन में है, तो ज़ाहिर-सी बात है बच्चा उसमें क्या आएगी? वेलोसिटी आएगी। उसमें क्या आएगा? वेग आएगा। लेकिन बच्चा ये वेग कैसा होगा? तो ये बच्चा जो वेग होगा, वो क्या होगा बच्चा? कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट वेलोसिटी से। इसका मतलब कि वेग जो होगा वो नियत होगा, वो बदल नहीं रहा होगा, वो वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है ना? अगर बच्चा वेग आपका यहाँ पे अगर आवेश का वेग 0 है, तो ज़ाहिर-सी बात है जो उसका एक्सेलरेशन होगा, जो त्वरण होगा, वो भी बच्चा क्या रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि अगर बच्चा त्वरण आ गया ना, तब फिर वेग आप यहाँ पे स्थिर रह ही मतलब कांस्टेंट रह ही नहीं सकता है। तब वेग लगातार बच्चा क्या होगा? बदलता रहेगा। अगर यहाँ पे बच्चा त्वरण 0 है, तो इस कंडीशन में बेटा हम लोग देखेंगे कि क्या कहते हैं, जो आवेश है, वो कैसा क्षेत्र निर्माण करेगा, कैसा वैद्युत क्षेत्र निर्माण करेगा, वो वैद्युत क्षेत्र निर्माण करेगा। यहाँ पे वो 2 क्षेत्र निर्माण करेगा। पहला वैद्युत क्षेत्र और प्लस क्या हो जाएगा बच्चा? चुंबकीय क्षेत्र। क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र। इसका मतलब कि वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगा बच्चा? जनरेट करेगा। ठीक है ना? मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगा? जनरेट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ-साथ कैसा फील्ड जनरेट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। इसका मतलब कि अगर आवेश कांस्टेंट वेलोसिटी से गति करना शुरू कर दिया, तो क्या कहते हैं, वो वैद्युत क्षेत्र के साथ-साथ चुंबकीय क्षेत्र का भी निर्माण करता है। ठीक है ना?
यहाँ पर एक बात और बता दूं बच्चा कि जब आवेश गति करने लगता है तो वहाँ पे करंट बनता है और उसी करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है। जैसा कि आपने कक्षा 10 में ऑरस्टेड के नियम में आपने पढ़ा भी है कि अगर कोई क्या कहते हैं किसी चालक में जब धारा प्रवाहित होता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। आपने ये पढ़ा भी है, ठीक है ना? तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरा क्या कहते हैं कंडीशन हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यार यहाँ पर अगर क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक जो आवेश है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, अगर वो वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से गति कर रहा है, तो आगे चल के मान लो हमने देखा कि जब उसका वेग क्या था, 0 था, तब की कहानी देखा। जब उसका वेग जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से गति करने लगा, तब का हमने कहानी देखा। लेकिन अगर बच्चा वो क्या कहते हैं, अपने वेग को परिवर्तित करना शुरू कर दे, चेंज करना शुरू कर दे। चेंज कब शुरू करेगा? जब उसमें त्वरण आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है ना? 1 मिनट रुकिएगा बच्चा। ये कब होगा बच्चा? जब उसमें एक्सेलरेशन आएगा, त्वरण आ जाएगा। जैसे बच्चा उसमें त्वरण आ जाएगा, तो तब कहानी क्या बनेगी, ये हमें देखना है, ठीक है ना? तो उस कंडीशन में कहानी बच्चा बनेगी, हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि जो हमारा चार्ज है, जो चार्ज है, वो आपका वो वो तो क्या कहते हैं जो आवेश है, उस आवेश में 2 चीज़ें आएँगी। एक क्या होगा, एक उसमें वेग तो होगा, एक तो वेग तो होगा, प्लस उसमें क्या रहेगा, त्वरण रहेगा। क्या रहेगा? त्वरण रहेगा। वेग के साथ-साथ उसमें बच्चा क्या रहेगा? त्वरण भी रहेगा। तो ऐसा चार्ज है जिसमें वेग के साथ-साथ त्वरण हो, तो ऐसे चार्ज को हम एक नाम देते हैं त्वरित आवेश। क्या नाम देते हैं? त्वरित आवेश। त्वरित आवेश, जिसे हम लोग बच्चा कहते हैं एक्सेलरेटेड चार्ज। एक्सेलरेटेड चार्ज कहते हैं, ठीक है ना बच्चा? त्वरित आवेश कहेंगे, एक्सेलरेटेड चार्ज, ठीक है बच्चा? अब यहाँ से भाई बात करते हैं, ये आवेश है जिसमें वेग और त्वरण दोनों होता है। तो इसका मतलब कि जब यहाँ पर जो आवेश त्वरित आवेश अगर आ गया, तो आप जानते हो उसका जो वेग होगा डज नॉट इक्वल टू 0 और त्वरण भी क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब कि उसमें वेग भी होगा और त्वरण भी होगा और ये लगातार परिवर्तित करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में वो वैद्युत जो आवेश है, वो वैद्युत चुम्बकीय तरंग का निर्माण करता है। किसका? वैद्युत चुम्बकीय तरंग या वैद्युत चुम्बकीय रेडिएशन विकिरण। वैद्युत चुम्बकीय वैद्युत चुम्बकीय विकिरण का निर्माण करता है या वैद्युत चुम्बकीय तरंग का निर्माण करता है, वैद्युत चुम्बकीय विकिरण, ठीक है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अंग्रेजी में बच्चा इसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वो बच्चा क्या करेगा? निर्माण करेगा, ठीक है भाई? तो ये हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने सीखा बच्चा, क्या सीखा? कि स्थिर स्थिर वैद्युत की भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है जिसके अंतर्गत विराम आवेश का अध्ययन किया जाता है या उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। प्रभावों का अध्ययन में बच्चा क्या होगा कि जैसे हम उसके प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं कि आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कैसे लगाता है, ठीक है ना? ये सब देखेंगे। दूसरा नंबर कि कितनी मात्रा में बल लगाता है, जहाँ पे हम लोग कूलाम का नियम वगैरह देखेंगे और फिर उस आवेश से जो चार्ज एनर्जी होगा उसके बारे में देखेंगे जो पोटेंशियल का निर्माण करता है, ठीक है? उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अगर आवेश हमारा विराम में होता है, तो अगर बच्चा आवेश विराम है तब कहानी क्या होगी? अगर आवेश विराम में है तो वेग क्या होगा? 0 होगा, त्वरण भी क्या होगा? 0 होगा और विराम आवेश हमेशा वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है, ठीक है ना? ऐसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जब आवेश मोशन में आ जाएगा, जब आवेश मोशन में आएगा तो उस कंडीशन में उसका वेग 0 नहीं रहेगा। लेकिन एक चीज़ है कि वहाँ यहाँ पर जो आवेश चल रहा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। उसका जो वेग है वो क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन जो उसका त्वरण है वो क्या है? 0, क्योंकि त्वरण आएगा तो वेग को बदलेगा ही बदलेगा, परिवर्तित करेगा ही करेगा। लेकिन ऐसे कंडीशन में त्वरण जो क्या होता है वो 0 होता है। तो ऐसे कंडीशन में वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दो के दोनों का निर्माण करता है। इसका मतलब कि कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर क्या कहते हैं आवेश क्या कर रहा है? गति कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में वो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दो के दोनों का निर्माण करता है। समझ में आ रहा है बच्चा? ठीक है? अगर समझ में आ रहा हो तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर लाइक करिएगा। ठीक है ना? आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो चार्ज है, चार्ज की बात करते हैं। चार्ज अगर हमारा
उसमें वेग है और साथ में उसमें क्या आ जाए, त्वरण आ जाए। मतलब उसमें वेलोसिटी और त्वरण एक्सेलरेशन 2 के दोनों आ जाए, तो ऐसे आवेश को हम नाम देते हैं त्वरित आवेश और एक्सेलरेटेड चार्ज। ऐसे कंडीशन में जो वेग होता है वो डज़ नॉट इक्वल टू 0 और त्वरण भी डज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि ना तो वेग 0 होता है, ना तो त्वरण 0 होता है। इसका मतलब कि उस आवेश का बच्चा जो वेग होता है वो लगातार चेंज होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। तो ऐसे कंडीशन में जो ये आपका त्वरित आवेश है वो क्या करेगा, वैद्युत चुम्बकीय विकिरण का निर्माण करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का बच्चा क्या करता है, हमेशा निर्माण करता है। ठीक है ना? तो यहाँ से हम, ये क्या था, ये बच्चा एक बेसिक था आपका, क्या कहते हैं, फिजिक्स का, क्या कहते हैं, फर्स्ट चैप्टर का, क्या कहते हैं। तो यहीं से इसकी स्टार्टिंग होती है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ये थोड़ा छोटा-सा वीडियो हमने डाला है, लेकिन अब हम लोग, क्या कहते हैं, थोड़ा-सा इससे बड़ा वीडियो बनाएँगे और एक-एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व भी करते जाएँ, थ्योरी पढ़ेंगे, साथ में डेरिवेशन करेंगे और साथ में क्वेश्चन जो पीवाईक्यू होता है, जो एनसीईआरटी क्वेश्चन होते हैं, वो ज़रूर हम लोग यहाँ पे करते हुए चलेंगे। तो अगर बच्चा आपको पसंद आया है वीडियो, तो इसे ज़रूर लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें।